मातरम, स्वागत है आपका अपने टेट फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास पर्यावरण ईवीएस की क्लास रहेगी और पर्यावरण ईवीएस क्लास की यह पीओआई की टेस्ट सीरीज है। इस पीओआई की टेस्ट सीरीज में हम 30 महत्वपूर्ण लाजवाब मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे। चलिए, आप टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर तैयारी करना है, बेहतर स्कोर ईवीएस में पाना है, तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को क्या स्कोर आता है, क्या सही होता है। चलिए, सभी लोग तैयार हो जाइएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका टेट एग्जाम को फतेह करना है। प्रथम प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। वे जीव जो केवल पादप पदार्थ का उपयोग करते हैं कहलाते हैं शाकाहारी, फुगरीवोर, सर्वाहारी कीट। आप सभी लोग जानते हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि जो जीव केवल पादप, यहाँ पे क्या दे दिया गया, केवल शब्द दे दिया गया, केवल पादप पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो पादप पदार्थ किस प्रकार के होते हैं? वे जीव जो पोषण के लिए केवल पेड़ पौधे और वनस्पतियों उत्पादों पर निर्भर करते हैं। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे वनस्पति जो जीव उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय हो गई, गाय हो गया, हिरण हो गया, तिलचट्टा हो गया, क्या है, ये पेड़ पौधे खाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, शाकाहारी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाकाहारी को हम पादप पदार्थ बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जंतु एवं पौधे सुरक्षित रूप से कहाँ रहते हैं? चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, वनस्पति विज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान। ये टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जंतु एवं पौधे सुरक्षित रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? वो होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। पूरी तरह से सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जहाँ वन्य जीव वनस्पति को प्राकृतिक आवास में मानवीय हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित रहते हैं। चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, वनस्पति भी चिड़ियाघर में भी रखते हैं, अभ्यारण्य भी रखता हो गया, वनस्पति उद्यान में भी रखा जाता है, लेकिन जहाँ पे जंतु और पौधे दोनों सुरक्षित रहते हैं उनको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? आसमानी, बैगनी, सफ़ेद, हरा। ये कई बार आपके टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न और सभी लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश से मूल रूप से स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। 7 रंग हम क्या बोलते हैं? विविग्योर। विविग्योर मतलब VIBGYOR। वी से बैगनी, जामुनी, नीला यानी ब्लू, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और आर मतलब रेड, लाल। ये हमारे 7 कलर होते हैं। वाइट कलर इसमें नहीं होता सूर्य के प्रकाश में। सफ़ेद रंग कोई अलग घटक रंग नहीं है, बल्कि इन सभी रंगों के मिलने से बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को जो है लागू किया गया था? 22 नवंबर, 19 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर। दिन दिनांक वाले प्रश्न आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टीम हमारी फॉरवर्ड करेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और बूस्टिंग करेंगे, यानी और पकड़ मजबूत करेंगे, आपकी तैयारी पक्की करेंगे। तो साथियों, सभी लोग जानते हैं ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को लागू हुआ? अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कई बार टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न, तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना और फीडबैक करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को लागू किया गया था? पहली बात तो ये जान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 को लागू हुआ। सन तो पता होना चाहिए, लेकिन डेट पूछा जाए तो 19 नवंबर हो। इसे किसके द्वारा पारित किया गया? इसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। पारित अधिनियम जो तिथि कब आई थी? तो 23 मई को आई थी। ये अधिनियम की तिथि 23 मई 1986 को आई। लागू होने की तिथि 19 नवंबर है। इसमें कुल कितनी धाराएं अगर पूछी जाती हैं? टोटल इसमें 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं दोस्तों? इसमें टोटल 26 धाराएं हैं। और कुल अध्याय कितने हैं? तो टोटल इसमें 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय। ठीक है, सारा कुछ हमने बता दिया।
आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं, आपका बहुत ही प्यारा सा अगला प्रश्न पूछा गया है। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। अन्वेषण के माध्यम से बच्चों को ईवीएस सीखने के लिए काफ़ी जगह मिलती है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, गलत। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित। तो बाल केंद्रित शब्द बेहतर होता है, चाइल्ड जो सेंटर्ड होता है, क्योंकि ये इस बात पर जोर दे रहा है कि शिक्षा प्रणाली बच्चों के अनुभव, जिज्ञासा और जरूरत को प्राथमिकता देती है। इसमें रटने से मुक्ति होती है। इसमें बच्चों के तथ्यों को रटने के बजाय खुद अपने अनुभव से सीखने को पूरी आज़ादी मिलती है। दूसरा होता है सक्रिय भागीदारी। बच्चे अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश में सीधे जुड़कर सीखते हैं। एक होता है स्वतः विकास। बच्चे अपनी गति से चीज़ों का निरीक्षण, चिंतन और अन्वेषण करते हैं। किसके कारण से? अपनी गति से चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। तो हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है, हर प्रकार से हमें तैयारी करना है, क्योंकि टेट एग्जाम को 101% हमें यहाँ पे फतेह करना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन की शिफ्ट के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती, कितने में पार करती? आप देखते हो कि ग्रीष्मकाल में ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक जो पवनें होती हैं वह लगभग 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं का रूप लेती। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दक्षिण या पश्चिम मानसून की हवाओं को रूप लेती। अगला प्रश्न है कि जल निकायों में सीवेज की निकासी मछलियों के लिए हानिकारक होती है, क्यों? पोषण में कमी आती है, पानी में अत्यधिक CO2 मिलाई जाती है, यह एक बुरी गंध देता है, शैवाल प्रस्फुटन की उपस्थिति से ऑक्सीजन की कमी की दर बढ़ जाती है। तो जल निकाय में सीवेज की निकासी मछलियों के लिए हानिकारक इसलिए होती है क्योंकि शैवाल प्रस्फुटन की उपस्थिति से ऑक्सीजन की कमी की दर जो है बढ़ जाती है। क्योंकि सीवेज के जल में पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन जो फास्फोरस होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, जिससे जल निकाय में शैवाल प्रस्फुटन यानी जो एल्गल जो ब्लोम होता है उसे हम शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं। यह प्रक्रिया जल में घुली हुई ऑक्सीजन को समाप्त कर देती है, जिससे मछलियां मरने लगती है। तो ऑक्सीजन को समाप्त करती है। इसके बाद देखिए प्यारा सा प्रश्न कि भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जनसंख्या वृद्धि के कारण, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या कमी कारण कमी तो हो नहीं रही। प्रदूषण में कमी, गलत। वर्षा जल में कम उपयोग, ऐसा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है भारत की प्रति व्यक्ति की उपलब्धता इसलिए हो रही क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही। आप जानते हैं कि जल संसाधन सीमित है। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता और अनुपातिक रूप से घटने लगती है। आइए साथियों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा। ऐसे क्षेत्र जहां जानवरों को और उनके आवास के लिए किसी भी गड़बड़ी से बचाया जाता है। जानवर अगर शब्द दे दिया गया है, उनके आवास के लिए किसी भी गड़बड़ी से बचाया जाए तो वह फिर आपका होता है वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा आरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और शिकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है, वन्य जीव अभयारण्य कहलाती है। मध्य प्रदेश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? सभी लोगों को कमेंट करके हमें बताना। बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली लटकती संरचनाओं को क्या कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रोप रूट्स कहते हैं। बरगद के पेड़ की भारी शाखाएं होने के सहारा देने के लिए उसकी शाखाओं को जो लटकती होती है निकल कर मिट्टी में भी धंस जाती है, उन्हें प्रोप रूट्स या स्तंभ मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल या प्रोप रूट्स। दो में से कोई एग्जाम में आए आपको सेलेक्ट कर देना है। आइए देखते हैं प्यारा प्रश्न कि अचार को मोटे तौर पर खालिस्तान श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अचार को कितने रूपों में वर्गीकृत करेंगे? अचार को दो रूपों में, दो श्रेणियों में करेंगे। एक होता है तेल आधारित अचार। क्या होता है? तेल आधारित अचार होता है। और दूसरा होता है सिरका या नमकीन। ऑयल बेस्ड एंड सिरका नमकीन, ब्राइन ब्रेस्ड, दो प्रकार से होते हैं। अगला है जल विद्युत संयंत्र क्या कहलाता है?
प्रदूषणकारी और नवीकरणीय होगा, प्रदूषणकारी गैर नवीकरणीय होगा, गैर प्रदूषणकारी या गैर नवीकरणीय होगा, ये गैर प्रदूषणकारी या नवीकरणीय होगा। जल विद्युत संयंत्र अक्सर पूछा जाता है, जल विद्युत संयंत्र आपका गैर प्रदूषणकारी और नवीकरण कहलाए, क्योंकि जल विद्युत में बहते जल की गतिज ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। जल प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रित अर्थात नवीकरणीय होता है और इस प्रक्रिया में कोई हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। तो गैर प्रदूषीकरण इसलिए हानिकारक नहीं होता, तो गैर प्रदूषणकारी होगा और नवीकरणीय होगा। इसलिए डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनी, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार, नमन करते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से कौन जो है नाविक प्रणाली के अनुप्रयोग होता है? नाविक प्रणाली आपने पढ़ा होगा, कई बार पूछा जाता है, आपदा प्रबंधन में भी होता है, मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर भी करता है और ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज़ नेविगेशन का भी वर्क करता है। तो तीनों वर्क करता है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह एक प्रणाली है, इसका उपयोग आपदा प्रबंधन, भूस्थानिक डेटा मैपिंग, वाहनों ड्राइवरों के लिए नेविगेशन सेवाओं में संचालन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? नाविक प्रणाली। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा ब्रह्मांडीय पिंड जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है? मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। ऐसा ब्रह्मांडीय पिंड जो आपके पृथ्वी के सबसे निकट हो और वह कहलाता है चंद्रमा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक करना है कि अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली। जब अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय नागपुर में था। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सॉइल मृदा मतलब सॉइल मतलब मृदा होता है, मिट्टी। इसकी स्थापना के समय इनका मुख्यालय नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कपास की खेती का से कपास, का से काली, अर्थात काली मिट्टी कपास वाली मिट्टी कहलाती है। ब्लैक सॉल जो होता है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी में, जो कपास की फसल के लिए आदर्श मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी में कृषि उत्पादन ज़्यादा होता है, जो नदियों से बहा के लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। खारी मिट्टी जो होती है समुद्र के तटीय इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। अब ये बताइए, लेटेराइट जो मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी जो है किसके लिए यूज होती है? या जो लेटेराइट मिट्टी है इसका कौन सा उत्पादन हम करते हैं लेटेराइट मिट्टी में? इसमें बागवानी फसल होती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है कृषि के लिए बागवानी फसल, भवन निर्माण, ईंटें बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि उपजाऊ कम होती है, फिर भी खाद उर्वरक डालकर इसका कई चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है। लेटेराइट में चाय काफ़ी, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में खाद के साथ चाय काफ़ी उगाने में काम आता है। बागवानी फसल काजू हो गया, रबर हो गया, नारियल, सुपारी, सिनकोना की खेती के लिए उपयोग होता है। मकानों की ईंटें बनाई जाती हैं, सड़क निर्माण में कार्य होता है, इसमें ज़्यादातर आयरन एल्युमिनियम होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग है, लेकिन इसके भी उपयोगी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है? खारी, रेगिस्तानी, काली, जलोढ़। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप जानते हैं गीली होने पर जो चिपचिपी हो जाना वह आपकी कौन सी होती? काली मिट्टी होती। इसी को इसको चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी को। चिकनी मिट्टी इसमें मात्रा अधिक होती है और जल मिलने पर अत्यधिक फूल जाती है और फिसलन भरी होती है। चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर इसमें दरारें आ जाती हैं, वह काली मिट्टी है। और अगला प्रश्न बहुत ही बेमिसाल प्रश्न है, संभावित एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इस टॉपिक से एक प्रश्न एग्जाम में आता है कि कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किसमें निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? जो कंबाइन नामक मशीन होती है उसमें ये थ्रेशरिंग की जाती है। थ्रेशरिंग आपने देखा होगा, ये क्या करता है? एक बहुउद्देशीय कृषि मशीन होती है जो फसलों की कटाई के साथ साथ दाने और भूसे को अलग अलग करने का कार्य करती है। थ्रेशरिंग होता है। थ्रेशरिंग, जुताई, सिंचाई, निराई या निदाई, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कृषि से एक प्रश्न आएगा। नागार्जुन सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में
तो आप सभी लोग जानते हैं, ना से नागार्जुन, ता से तेलंगाना। नागार्जुन सागर जलाशय कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए किस नदी पर बना हुआ है, तब आपका जवाब होना चाहिए कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है यह? नागार्जुन सागर जलाशय, तेलंगाना, नालगोंडा जिला के पास, नालगोंडा जिला में पड़ता है और ये आंध्र प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2014 में जर्मनी के खिलाफ जो है ब्राज़ील की नाटकीय हार के मैच में अंत में स्कोर क्या था? स्पोर्ट कोटा से आया था, ये 7-1 के स्कोर पे था। बी ऑप्शन सही कर लेना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि परियोजना विधि में कौन सा चरण पूर्व सक्रिय अवस्था में नहीं आता है? देखिए, परियोजना के पूर्व सक्रिय अवस्था में कौन कौन से आता है? तो परियोजनाकार की समस्त उनके उद्देश्य कथन होने चाहिए। परियोजना के स्रोतों एवं उपकरणों को पहचानना यह नहीं होगा। प्रथम पूर्व चरण नहीं होता है सक्रिय, तो बी वाला गलत हो जाएगा। चुनी गई परियोजना के विविध पक्षों को निर्धारित करना, तय नियोजित करना, बिल्कुल सही बात। कोई भी परियोजना हम चुनते हैं, उनके विविध पक्षों को निर्धारित करना और नियोजित करना, सही है। परियोजना टीम को गठित करना, बिल्कुल टीम के कैसे हम कर लेंगे, मेल जोल बढ़ाना, भूमिकाएं और कार्य बांट देना कि ये आपको करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और परियोजना के कार्य की जो समस्या आएंगी, उनके उद्देश्य जो कथन होंगे वो जानना है। सबसे लास्ट में परियोजना के स्रोत एवं उपकरणों की पहचान करना। ये कह रहा है कि पूर्व कौन सा चरण पूर्व सक्रिय अवस्था नहीं है, तो बी वाला नहीं होगा, बाकी सारे सही दिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है सतपुड़ा? ये नर्मदापुरम में बना हुआ है, होशंगाबाद, आपने जानते होंगे होशंगाबाद पर, नर्मदापुरम और होशंगाबाद जिले में है। बाकी जल्दपारा, गोरुमारा, बक्सा टाइगर रिजर्व ये ज़्यादातर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। भूकंप के दौरान भ्रंश अर्थात फॉल्ट टूटने से कंपन उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रश्न पर उत्तर दिया गया है भाई, भूकंप के दौरान हो रहा है तो भूकंप तरंग कहलाएगी। जब भूगर्भ में प्लेटों के खिसकने या भ्रंश टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, तो यह ऊर्जा भूकंपी तरंगे के रूप में चारों ओर फैलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ। आइए देखते हैं कि भाप या बिजली जैसे निर्जीव ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के आधार पर मशीन उत्पादन के उद्भव को क्या कहा जाता है? उनको हम कहते हैं औद्योगिकीकरण। हाथ के सम के स्थान पर मशीन, भाप और विद्युत जैसे गैर जैविक ऊर्जा का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत को हम औद्योगिकीकरण कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के लंबवत वितरण को क्या कहते हैं? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रजातियों के लंबवत वितरण को क्या कहते हैं? इन लंबवत वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। किसी परिस्थिति तंत्र जैसे जंगल ले लीजिए, इसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जीव, व्यवस्थित फैलाव जैसे घास, झाड़ियाँ, लंबे पेड़, ये सारे उसके अकॉर्डिंग होते हैं। इसको हम स्तर विन्यास बोलते हैं। विन्यास मतलब एक डिस्टेंस के रूप में होना, एक स्तर भाई इनका विन्यास डिस्टेंस होता है, दूरियां होती हैं। किसी प्रकार का कोयला, मृत और अपघटित पादप द्रव का मात्र एक संचयन होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, उसको हम पीट कहते हैं। कोयला बनने का पहला चरण होता है। ये आंशिक रूप से अपघटित पौधे कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक संचयन है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो किसी प्रकार का कोयला, मृत अपघटित पादप द्रव का मात्र एक संचयन होता है, उसे हम पीट कहते हैं। लिग्नाइट, कोयलीकरण, बिटुमिनस, ये सारे कोयले के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जल का लगभग पीएच मान होता है? महासागर मतलब लवणता जाता। 7 जो पीएच मान होता है उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होगा, 7 से ऊपर क्षारीय होगा। तो क्षारीय क्या होगा? 8.1। तो महासागर जल का लगभग पीएच क्या होता है? 8.1 होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने की प्रकृति नहीं है? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, सीखना सतत होगा, समग्र होगा, सक्रिय होगा, लेकिन रैखिक सीखना नहीं होगा। क्या रैखिक कोई सीधा हमेशा सीख सकता है? नहीं सीख सकता, कभी उतार चढ़ाव आएगा, कभी कम सीखेगा। सभी व्यक्ति एक समान से नहीं सीख सकते, इसलिए रैखिक गलत होगा। सतत होगा कि निरंतर लगे रहें, समग्र हो सकता है, सक्रिय रूप में लगे, ये सारी हो सकते हैं, लेकिन आपका रैखिक नहीं होगा। रैखिक रूप से सीखने की प्रकृति नहीं होती। भारत में पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है?
तो ये तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। पिलानी, पिलानी कहाँ है? राजस्थान पर। पिलानी कहाँ पर है? राजस्थान पर है। तो ये क्या हो गया आपका? भारत में पहला बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए पिलानी, राजस्थान। और ये आपका अगला प्रश्न है कि CIET का पूर्ण रूप क्या होता है? CIET का पूर्ण रूप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो NCERT एक प्रमुख इकाई है। तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न जो PY की सीरीज चल रही है, PY की में पूछे गए प्रश्न हैं। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, आज ही टॉपर नोट्स मंगाइए, अपनी तैयारी को और तेज़ी से फास्ट रिवीजन करिए। जो टॉपर नोट्स है वो सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है जो आपके टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपर नोट्स हमारे 15 से 20 टीचर जो सिलेक्शन पा चुके हैं उनके मार्गदर्शन पे बनाया गया है कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो वो सारा इंक्लूडेड है। चलिए मिलते हैं आपके अगले सेशन पर। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, MP टेट वर्ग 3 PYQ सीरीज का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं हम आपके अगले नेक्स्ट सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।